दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के बारे में बताने जा रहा हूं। आखिर आईएएस का इतना क्रेज क्यों है? आईएएस की नियुक्ति कैसे होती है? उनका ट्रेनिंग कैसे होता है? ओवरऑल इस वीडियो को देखकर आप आईएएस के अनेक पहलुओं को समझ सकते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस सर्वाधिक लोकप्रिय सेवा है। यही वजह है कि सिविल सेवा परीक्षा में अधिकांश सफल विद्यार्थियों की पहली पसंद आईएएस ही होती है। चयन प्रक्रिया की अगर आप बात करें सिलेक्शन की, तो हर साल यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं और विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से जो चयनित हो जाते हैं, उन अभ्यर्थियों को उनका जो मेंस में अंक मिलता है और इंटरव्यू में अंक मिलता है, उन दोनों को मिलाकर उनका मेरिट लिस्ट यानी वरीयता क्रम तैयार किया जाता है और फिर उनको किसी न किसी सर्विस के लिए चयनित किया जाता है। आईएएस की सामाजिक प्रतिष्ठा है और इसलिए देश के लाखों युवाओं के बीच आईएएस के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। हर साल देश भर से लाखों युवा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सौ या कुछ हजार युवा ही इसमें सफल होते हैं। हर साल इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में से लगभग 100 को ही आईएएस में जाने का अवसर मिलता है। जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां इसके प्रति अत्यधिक क्रेज है, तो वहीं इसमें सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत भी करनी पड़ती है। आईएएस बनने के लिए सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा पास करना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए ऊंची रैंक प्राप्त करना भी आवश्यक है। दरअसल इस सेवा में कार्य करने और आगे बढ़ने के इतना अवसर होते हैं कि हर कोई इसके प्रति सहज ही आकर्षित होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईएम से पढ़े हुए उम्मीदवार भी आईएएस बनने का सपना संजोए इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाते हैं और सफल भी होते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या है अगर आप देखें, तो यूपीएससी के द्वारा ली जाने वाली जो सिविल सेवा परीक्षा है, उसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। केवल पासिंग रिक्वायरमेंट है, उत्तीर्ण होना चाहिए। ट्रेनिंग की अगर बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, तो आईएएस का जो ट्रेनिंग होगा वो ब्रिटिश काल से लेकर आज तक उसमें बदलाव होता रहा है। वर्तमान में आईएएस की ट्रेनिंग जो होती है निम्न चरणों में है। सबसे पहले आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे फाउंडेशन ट्रेनिंग कहते हैं। ये 16 सप्ताह का होता है और यह मसूरी में होता है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, व्यावसायिक ट्रेनिंग, जिसका चरण 1 26 सप्ताह का होता है मसूरी में। उसके बाद राज्य स्तर पर ट्रेनिंग होता है, जिला प्रशिक्षण 52 सप्ताह का, संस्थागत प्रशिक्षण चरण 1 3 सप्ताह, विभिन्न कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण 45 माह, और फिर संस्थागत प्रशिक्षण चरण 2 भी होता है 4 सप्ताह, और उसके बाद प्रोफेशनल व्यावसायिक ट्रेनिंग फिर 9 सप्ताह का होता है। तो इतना ट्रेनिंग देने के बाद उनका काम शुरू होता है। आधारभूत जो प्रशिक्षण है मसूरी में जो होता है फाउंडेशन ट्रेनिंग, इसमें जो चयनित उम्मीदवार हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा केंद्रीय सेवा वर्ग अ के भावी अधिकारी सम्मिलित हैं, को एक साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड में 16 सप्ताह का आधारभूत ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ इन सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारी एक साथ प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेते हैं। इससे इन प्रशिक्षु
अधिकारियों में आपसी सामंजस्य तथा एकता का भाव पैदा होता है। ट्रेनिंग कार्यक्रम कई चरणों में संपादित होता है, तो कठिन प्रकृति का होने के साथ साथ रुचिकर भी होता है। फाउंडेशनल ट्रेनिंग में जो ट्रेनी ऑफिसर होते हैं उनको भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, भारत का संविधान एवं प्रशासन, राजनीतिक सिद्धांत, लोक प्रशासन, विधि, आधारभूत अर्थशास्त्र एवं जनसंख्या अध्ययन और हिंदी भाषा का अध्ययन करवाया जाता है। यह प्रशिक्षण मूलतः ज्ञान आधारित होता है, नॉलेज लेना होता है। इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रशिक्षु अधिकारियों में अपेक्षित कौशल, ज्ञान तथा अभिवृत्ति का विकास करना तथा भारतीय परिवेश एवं मूल्यों को जानने के लिए अन्य सेवाओं के साथ समन्वय का भाव सिखाना होता है, ताकि आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों को ये लोग निभा सके। आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात आईएएस संवर्ग के प्रशिक्षु अधिकारी अकादमी में ही रहते हैं, यानी कि मसूरी में ही रहते हैं, जबकि अन्य सेवाओं के जो ट्रेनी ऑफिसर हैं वो अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर चले जाते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण 1 आधारभूत प्रशिक्षण के बाद 26 सप्ताह का आईएएस व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण 1 शुरू होता है। प्रशिक्षण का यह भाग एक्चुअली स्किल ओरिएंटेड होता है, कौशल उन्मुख होता है। इसमें इन्हें आवश्यक अकादमिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक व जमीनी सच्चाई से भी रूबरू कराया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को विभिन्न दलों में बांटकर 2 सप्ताह के लिए ऑल इंडिया टूर करवाया जाता है, भारत भ्रमण करवाया जाता है, ताकि ये देश की सांस्कृतिक विविधता से परिचित हो सकें और देश के प्रति इनकी समझ बढ़ सके। इस दौरान इन आईएएस ट्रेनी ऑफिसर्स को देश की संसदीय व्यवस्था का व्यवहारिक अनुभव भी कराया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का इनको अवसर भी मिलता है और इसी ट्रेनिंग का ये पार्ट है। स्टेट लेवल पर भी उनको ट्रेनिंग मिलता है, जिसे जिला प्रशिक्षण कहते हैं। मसूरी में आधारभूत और व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण 1 पूरा करने के बाद इन ट्रेनी ऑफिसर्स को जो राज्य इनको अलॉट होता है वहां पर भेज दिया जाता है और इसके बाद 52 सप्ताह यानी 1 वर्ष का जिला स्तरीय प्रशिक्षण इनका शुरू होता है। इसमें इन ट्रेनी ऑफिसर्स को जो राज्य मिलता है उस राज्य के एक जिले में जाकर इनको काम करना होता है। इस प्रशिक्षण के दौरान जो ट्रेनी ऑफिसर्स हैं उनको राज्य प्रशासनिक अकादमी में 3 सप्ताह का संस्थागत ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ ट्रेनी ऑफिसर्स को राज्य के प्रशासनिक तंत्र की महत्वपूर्ण बातें समझाई जाती है। इस संस्थागत ट्रेनिंग के पश्चात जो ट्रेनी ऑफिसर्स हैं उनको प्रोबेशनर कहा जाता है। इस संस्थागत ट्रेनिंग के पश्चात उनको प्रोबेशनर कहा जाता है, को वास्तविक प्रशासनिक अनुभव हासिल कराने के लिए विभिन्न ऑफिसेज में लगा दिया जाता है, डेप्यूट कर दिया जाता है। इसे जिला प्रशिक्षण कहते हैं। इस दौरान इन्हें सामान्य कानून एवं नियम, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, भू सुधार, नियोजन एवं विकास का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक अनुभव कराया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करते समय इन ट्रेनिंग ऑफिसर्स को व्यवहारिक स्तर पर आने वाली समस्याओं एवं आशंकाओं का समाधान जिलाधीशों के मार्गदर्शन में होता है। इस चरण का उद्देश्य है कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं वो प्रशासनिक ढांचे को समझ सकें और वहां के लोगों, उनके प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर विकास का अवसर और नीतियों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझ सके। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के अंतिम चरण में पुनः राज्य प्रशासन अकादमी में 4 सप्ताह का इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग चरण 2 दिया जाता है। इस दौरान जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं वे अपने राज्य प्रशिक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण 2 इसमें समाप्त करके सभी आईएएस पुनः मसूरी लौट आते हैं। फिर यहाँ आईएएस व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण 2 शुरू होता है जो 6 सप्ताह का चलता है। इस चरण में ट्रेनिंग
जो ऑफिसर्स हैं उनको क्षेत्र अध्ययन फील्ड वर्क के दौरान जो उनको अनुभव प्राप्त होता है और प्रशासन की अच्छाइयों और बुराइयों से सभी को अवगत कराते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि आईएएस अधिकारी के रूप में जो ट्रेनी हैं उनको शारीरिक मानसिक रूप से तैयार करना, विश्लेषण, लेखन, संचार क्षमता विकसित करना, प्राप्त ज्ञान को अद्यतन करना, कंप्यूटर शिक्षा देना, राजभाषा में योग्य बनाना और आत्मविश्वास से युक्त श्रेष्ठ अधिकारी बनाना होता है। अंत में ट्रेनी ऑफिसर को एक लिखित परीक्षा भी देनी होती है जो मसूरी द्वारा आयोजित की जाती है। इसका संचालन यूपीएससी करता है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने तथा 1 वर्ष या 18 माह की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात ही सेवा में उनकी अस्थायी नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार औपचारिक आरंभिक प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है और प्रत्येक अधिकारी को उनके कैडर स्टेट में भेज दिया जाता है। हालांकि यह आरंभिक ट्रेनिंग ही होता है, उसके बाद मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत बीच में, सेवा के बीच में ही उनको कई बार ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात करें, तो नियुक्ति के पहले वर्ष में प्रशिक्षण का एक नियमित कार्यक्रम होता है। उसके बाद उन्हें एक सब डिवीजन सौंप दिया जाता है। उनके अनुभव एवं ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रति 2 वर्ष कार्य कर लेने के पश्चात उनका ट्रांसफर एक जिला से दूसरे जिला में किया जाता है। इसके अलावा अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी के रूप में उन्हें लगभग 18 माह के लिए सचिवालय सेक्रेटेरिएट भेज दिया जाता है। इसके पश्चात ही उन्हें जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम बनाया जाता है। शुरुआती तौर पर एक आईएएस ऑफिसर को सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ जैसे पदों पर नियुक्त किया जाता है। फिर इन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर डीसी या डिविजनल कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये सभी वैसे पद हैं जो फील्ड पोस्टिंग के समय आईएएस अधिकारी ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी नियुक्ति किसी स्वायत्त संगठन, पब्लिक सेक्टर यूनिट, वर्ल्ड बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी की जा सकती है। ये केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में भी काम करते हैं। अगर इनका प्रमोशन की बात करें तो लोक सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता या योग्यता के आधार पर होती है। समय के साथ प्रदर्शन के आधार पर इनकी प्रोन्नति होती है। प्रोन्नति के बाद ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत कई पदों पर काम करते हैं और दायित्व निभाते हैं। अवर सचिव भारत सरकार के अधीन उप सचिव, भारत सरकार के अधीन निदेशक, भारत सरकार के अधीन संयुक्त सचिव, राज्य सरकार के अधीन सचिव, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव, राज्य सरकार में मुख्य सचिव, भारत सरकार में सचिव, प्रधान सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी बनना हर आईएएस अधिकारी का सपना होता है, लेकिन यह सौभाग्य बहुत कम ऑफिसर्स को ही अपने सेवा काल के अंतिम वर्षों में मिल पाता है। आईएएस अधिकारी के रूप में इनकी सर्वश्रेष्ठ पद स्थापना प्रधानमंत्री तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रधान सचिव के रूप में होती है। सेवाकालीन प्रशिक्षण भी इनका होता है और ये कार्य करते हैं। उस दौरान आईएएस अधिकारियों को सेवा में रहते हुए 6 से 9 वर्ष, 10 से 16 वर्ष, 17 से 20 वर्ष की अवधि पर सेवाकालीन ट्रेनिंग दिया जाता है जो अल्प आवधिक होता है। इस प्रकार राज्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नत होने वाले अधिकारी भी, यानी जो डिप्टी कलेक्टर वाले बीपीएससी वाले होते हैं, उनको भी आईएएस बनाया जाता है और उनको भी मसूरी में 5 सप्ताह का आगमन ट्रेनिंग दिया जाता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA भी 38 सप्ताह का एमफिल स्तरीय एडवांस प्रोफेशन प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्पा कोर्स प्रदान करता है। आईएएस अधिकारी विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न संधियों एवं समझौतों पर हस्ताक्षर भी करते हैं। जब ये जिला स्तर पर कार्य करते हैं तो इन्हें जिलाधिकारी, कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये जिला स्तर के विभिन्न कार्यों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी भी होते हैं, चाहे वो विकास का कार्य हो या फिर कानून व्यवस्था या फिर आपदा प्रबंधन।
इन पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो होता ही है, साथ ही सामान्य और राजस्व प्रशासन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक आईएएस अधिकारी पर नीतियों के क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन का दारोमदार तो होता ही है, साथ ही पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय के साथ साथ इन्हें अलग अलग विभागों में काम करना पड़ता है जो अपनी प्रकृति में बिल्कुल भिन्न होते हैं। कार्य प्रकृति की यही विभिन्नता चुनौतियों से जहां भरी होती है, वहीं इसमें अलग अलग अनुभवों से गुजरने का सुख भी प्राप्त होता है। डीएम हो, जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। वह जिले में कार्य कर रही विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करता है। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के कार्य एवं दायित्वों को कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी के कार्यों और दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सचिवालय में ये उप सचिव, अवर सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव इत्यादि के दायित्व निभाते हैं। तो आईएएस का ये स्टोरी कैसा लगा? आईएएस बनने का सपना सभी लोगों में होता है, युवाओं में होता है, खासकर बिहार यूपी के युवाओं में कुछ ज़्यादा ही होता है। लेकिन यह परीक्षा उतनी ही कठिन होती है जिसके लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। तो ये आईएएस के स्टोरी के बारे में आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।